प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 70/2021-22 विज्ञान और कक्षा है 8। यहाँ पर 8वीं क्लास के टोटल 5 मॉडल पेपर दिए गए हैं। इससे पहले वाले मॉडल पेपर के वीडियो मैंने बना दिए हैं जो कि चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो वो देख लीजिए। इसके बाद में हम ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, रेयन एक सेंसलेस रेशा नहीं है क्योंकि, तो इसका इस्तेमाल रेशम के समान होता है, इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो सही कथन है, सभी धात्विक तंत्र होती हैं, सभी अधात्विक तंत्र होती हैं, सामान्य धात्विक तंत्र होती हैं, कुछ धात्विक तंत्र होती हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत दिया गया है, ये सही क्वेश्चन नहीं है। तंत्र का कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार छोड़ दीजिए। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेडपोल जिस प्रक्रम के द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है, तो टेडपोल है वो कायंत्रण के द्वारा। अगला है, निम्न में से किस की वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो न्यूनतम किसकी होगी? छोटी लड़की की। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का हीन चालक है? तो हीन चालक यानी विद्युत का चालक नहीं है, तो वो है आसुत जल। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित हो जाती है, यहाँ पर तो धनावेशित हो जाती है, और कपड़ा है वो ऋणावेशित हो जाता है। ब वाला ऑप्शन आएगा। निम्न में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो सौर परिवार का सदस्य यहाँ पर तारामंडल है, नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक इंजन कौन सा है? सीएनजी है। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले स्पीशीज को क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने के कारण घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। आगे वाले क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं? खेत में लगातार फसल उगाने से। तो ये मैं आपको आगे करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखें तो दिया गया है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां हैं, एक है छिड़काव तंत्र और एक है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र में हम नोजल का प्रयोग करते हैं। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया जाता है। इसमें नालों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकल जाता है, वर्षा की भांति छिड़काव होता रहता है। और ड्रिप तंत्र जो है, ड्रिप तंत्र में हम क्या किया जाता है, इस विधि में जल को बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, ऐसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। अगला, खेत में लगातार उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है कि फसल को बार बार उगाने से? तो खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। और एक अन्य तरीका फसल चक्रण भी है। इससे किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पूर्ण भरण होता रहता है। अगला है, कोक के विलक्षण और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक के विलक्षण क्या है? कोक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त होता है, धातु के निष्कर्षण में उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग जल गैस व प्रोड्यूसर गैस बनाने में भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 15 आपको यहाँ पर दिया गया है। व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम क्यों होता है? तो सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन या फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कुछ कम होता है। उदाहरण के लिए, किसी गतिमान बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उन 3 राज्यों प्रदेशों की सूची बनाई जहां भूकंप के झटके सबसे अधिक संभावित हैं। तो भारत के 3 राज्य हैं, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। 3 राज्य आ जाएंगे यहाँ पर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात, यानी कच्छ का रण। और 3 राज्यों की सूची भूकंप जो आए थे यहाँ पर उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। जम्मू कश्मीर में भूकंप आया था अक्टूबर 8 को 2005 में, और अक्षांश देशांतर दे रखे हैं। और टिप्पणियाँ, इस्लामाबाद के पूर्व श्रीनगर, कांगड़ा, जम्मू कश्मीर। भारत की जनसंख्या लगभग 8,94,000 के आसपास है वो त्रासदी हुई थी यहाँ पर। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में आया था, और 4 अप्रैल 1905 को हिमाचल प्रदेश में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा थी। 7 या 7 से अधिक तीव्रता का जो भूकंप होता है वो नुकसानदायक होता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए
कि आप घर के बाहर और भूकंप के झटके लगते हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी बरतेंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, घर के बाहर होने की स्थिति में भूकंप के झटके के समय निम्नलिखित सावधानी रखने का प्रयास करेंगे। विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान पर चले जाओ, धरती पर लेट जाओ। घर के बाहर किसी कार या बस में हो तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर को कहकर कार या बस को खुले स्थान में ले जाएं। भूकंप के झटके बंद होने से पहले कार या बस से बाहर ना निकलें। तो कुछ इस तरीके से हम भूकंप जब आता है तो अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, ताजमहल की सुंदरता पर बढ़ते संकट पर प्रकाश डालिए। ताजमहल के चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, निर्वातक रसायन, विशेषकर मथुरा तेल परिष्करण जैसे उद्योग प्रदूषित गैसों को वर्षा के साथ मिलाकर अम्ल वर्षा करते हैं। इसी के कारण ताजमहल के संगमरमर का संक्षारण हो रहा है और वह पीला भी हो रहा है। इसे सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उद्योगों को सीएनजी, एलपीजी आदि स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए हैं और ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तारे आसमान में गति करते हैं? वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नहीं, आकाश में तारे गति नहीं करते, किंतु ऐसा प्रतीत होता है। ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती रहती है। ध्रुव तारा स्थिर दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में ही स्थित है। अगला, क्या तेज वर्षा में किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित है? व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तेज वर्षा में किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है और तेज वर्षा के समय जरा सा भी विद्युत रिसाव की दिशा में लाइनमैन को करंट लग सकता है और उसकी जान को खतरा पहुंच सकता है। तो ये इसका आंसर हम लिख देंगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वनोन्मूलन से वर्षा की दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वनोन्मूलन से कम वृक्षों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आई है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा के परिणामस्वरूप विश्व उष्णन हो रहा है और पृथ्वी के ताप में वृद्धि होने से जल चक्र का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे वर्षा दर में कमी हुई है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, आप अपने शहर के नगर पालिका के सदस्य हैं, तो ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे शहर में सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके। तो इसके लिए हम लिखेंगे, सख्त कानूनों को औद्योगिक इकाइयों पर लागू किया जाना चाहिए। जल संसाधनों में प्रदूषित जल का निपटान करते हैं। झुग्गी निवासियों द्वारा जल संसाधनों की खुली मलबे को कड़ाई से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आपूर्ति किए गए जल को ठीक तरह से इलाज किया जाना चाहिए। उपयोग के लिए अशुद्धि और सूक्ष्मजीवों से मुक्त होना चाहिए। बरसात के मौसम के दौरान पानी के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन की गोलियां वितरित की जानी चाहिए और लोगों को जल संसाधनों को साफ रखने के लिए जागरूक और प्रेरित किया जाना चाहिए। अगला है, अलैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए। जंतु में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो अलैंगिक जनन होता है वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की 2 विधियां हैं, मुकुलन और द्विखंडन। मुकुलन, हाइड्रा यीस्ट में अलैंगिक जनन की सामान्य प्रक्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह संरचना बनती है जिसे मुकुल कहते हैं। शरीर का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है, उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। द्विखंडन, दूसरी विधि क्या है? द्विखंडन है। तो द्विखंडन का लिखेंगे हम, जनक जीव खंडित होकर 2 नए जीवों को जन्म देता है। अमीबा में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। जब अमीबा कोशिका अपनी वृद्धि के अधिकतम आकार में पहुंचती है तो पहले अमीबा का केंद्रक लंबा हो जाता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। उसके पश्चात अमीबा का कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभाजित होता है। इसे 2 संतति अमीबा बनते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची आप बना सकते हैं। लाउड स्पीकरों की ऊंची आवाज, वाहनों के इंजन हॉर्न की आवाज, टीवी की ऊंची आवाज, बैंड ढोलबाजों की आवाज, वाद्य यंत्रों डीजे की आवाज, घरेलू उपकरणों मिक्सी ग्राइंडर, बिजली मोटर, कूलर आदि की आवाज, उद्योग धंधों में लगे मशीनों की आवाज और द्रुत गति से चलने वाले वायुयानों की आवाज। अगला है, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो ध्वनि प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार से मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहरापन होने का भय रहता है, हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है, मानसिक तनाव का कारण है, रुधिर वाहिकाओं में संकटापन आ जाता है, अनिद्रा का कारण बन जाता है और मानव का स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अगला है, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर सल्फेट की प्लेट पर डाला जाता है। तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका सूत्र हम लिखेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस कॉपर, तो कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को है वो विस्थापित कर देता है। इसके बाद देखते हैं इसका बी वाला भाग, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है।
तो इसका आंसर हम लिखेंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो विलयन का रंग नीला कुछ देर बाद में मलिन हो जाता है और लोहे की कील पर कॉपर का लाल अवक्षेप जमा हो जाता है। इसमें लोहा और कॉपर सल्फेट के विलयन के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लोहा और कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर का विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बनता है। आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसकी अभिक्रिया हम लिखेंगे, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन बराबर क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। CuSO4 प्लस Fe क्या बनेगा, FeSO4 और Cu है वो हट जाएगा यहाँ से। तो इस मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।